सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टील बीम में टॉपिक है बैब क्रिपलिंग एंड बैब बकलिंग। तो बैब क्रिपलिंग और बैब बकलिंग क्या है ये आपको बताना चाहेंगे। बैब क्रिपलिंग किसे कहते हैं? जब किसी भी धरन में बिंदु भार कार्य करते हैं और जो हमने खंड इसमें इस्तेमाल किया है धरन के रूप में, खंड में जैसे हम इसमें चर्चा चला रहे हैं आई खंड, तो आई खंड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बैब के माध्यम से होता है। तो अगर बैब का समुचित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है, जो हमने बिंदु भार लग रहा है और बैब के माध्यम से ही स्थानांतरित होना है, बैब का अगर क्षेत्रफल समुचित नहीं है तो इसमें उत्पन्न प्रतिबल बैब की जो धारण सामर्थ्य है उससे अधिक होने की स्थिति में इसका जो बैब है किसी एक स्थान पर ये पंगु हो जाता है, विकलांग हो जाता है। इसको हम कहते हैं बैब क्रिपलिंग या बैब विकलांगता। तो विकलांगता का केस डायग्राम कैसे बना अभी देखिए। लोड आने पर अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये पंगु होना कहलाता है, विकलांग होना कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं बैब क्रिपलिंग। क्लियर? तो ये तभी होता है जब धरन पर बिंदु भार लगा हो अथवा जो हमारी रिएक्शंस होती है सपोर्ट पर ये भी बिंदु भार के रूप में काम करती है। तो बिंदु भार के नीचे अथवा ये रिएक्शन के कारण। तो बैब विकलांगता दो कारणों से हो सकती है, एक तो पॉइंट लोड से, दूसरा रिएक्शन से। अगर किसी बीम में पॉइंट लोड नहीं लगा है, यूडीएल लोड लगा है, तो हम इसकी रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे और रिएक्शन के माध्यम से इसकी बैब क्रिपलिंग में जांच करेंगे। तो इसके लिए ये डायग्राम बनाया गया है। तो इसमें हमने दिखाया कि डब्ल्यू भार एक ये प्लेट के ऊपर लगाया गया। कभी भी भार धरन पर डायरेक्ट नहीं आता है, एक प्लेट के माध्यम से लगाया जाता है। इसको हम कहते हैं बियरिंग प्लेट। इसको कहते हैं बियरिंग प्लेट। इस तरीके से एक बियरिंग प्लेट यहाँ पे लगी है और दूसरी बेरिंग प्लेट यहाँ पे लगी सपोर्ट पर। इसकी चौड़ाई को हम B1 मान लें। क्या मान लें? B1। ठीक है। तो अब इसमें देखिए जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है बेयरिंग प्लेट के किनारे से 30 डिग्री पर होता है। अब आई खंड को जरा समझ लीजिए कि ये आई खंड की फ्लेंज है और ये हमारा बैब कहलाता है। तो बैब कितने हिस्से को कहते हैं? इसमें देखिए फ्लैंज और बैब के जोड़ पर एक वक्र बना रहता है, वो ये शेप है। तो जहां पर ये वक्र समाप्त होता है, जहां पर वक्र समाप्त होता है उसको कहते हैं रूट फाइबर ऑफ फिलेट। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे या कह लीजिए कि फ्लैंज व बैब के जोड़ पर वक्र के निचले रेशे तक, ये निचला रेशा कहलाता है। यहां तक की गहराई को हम H2 लेते हैं। ये गहराई H2 कहलाती है। इसका मान प्रत्येक खंड के लिए स्टील टेबल में एक कॉलम बना है जिसमें लिखा है रिमोटेस्ट फाइबर ऑफ रूट फिल्टर। ठीक है, रूट फिल्टर। तो ये कॉलम बना है जिसमें H2 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अब हमको करना ये है कि स्टील टेबल से जो भी खंड बीम के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो भी खंड हमने बीम के रूप में इस्तेमाल किया है उसकी प्रॉपर्टी नोट करें। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है? एक तो पड़ती है TW,
TW यानी थिकनेस ऑफ वेब, दूसरा H2, तीसरा डेप्थ, ये कहलाती है इसकी डेप्थ। इन तीन की जरूरत इसमें पड़ती है। तो हमने स्टील टेबल से पहले नोट कर लिया। अब ये देखिए कि जब लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस जगह पर आते आते ये इतनी वेब की लंबाई में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्पर्स होगा, ठीक है। तो ये चौड़ाई लंबाई कहलाती है वेब की कैपिटल बी। तो हमको कैपिटल बी पहले कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल बी देखिए, अगर हम ये मान लें कि यहां से यहां तक ये प्रोजेक्शन ले रहे हैं और इसकी ये डिस्टेंस x मान लें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिंदु भार के लिए, इसके लिए पॉइंट लोड के लिए, पॉइंट लोड के लिए B इक्वल टू B1 प्लस 2x, एक x इस तरफ और दूसरा x इस तरफ। अब हम x की वैल्यू निकालें तो देखो ये हो गया इस एंगल के लिए लंब और ये हो गया आधार। तो tan 30 इज इक्वल टू H2 बटे x। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू H2√3। तो ये x की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। तो इसमें जो हमारा पॉइंट लोड है इसमें दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल होगा और आलंब पर सिर्फ एक ही साइड में होगा। तो हम कह सकते हैं पॉइंट लोड के लिए B इक्वल टू B1 प्लस 2x, ठीक है। सपोर्ट पर जिस पे रिएक्शन लग रही है तो उसमें लिखेंगे सपोर्ट पर, ये हो जाएगा B इक्वल टू B1 प्लस x। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हम पुट कर दें तो B1 प्लस H2√3। इसके केस में क्या हो जाएगा B1 प्लस 2H2√3। तो ये हमको चौड़ाई इसमें हमारी कहलाएगी ये और इसमें भी कहलाएगी ये, ठीक है। तो हम किसी एक जगह पर ही इसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जितना लोड होगा तो रिएक्शन इसका आधा हो जाएगा। तो उसी पैटर्न पे है, इसी तरीके से देखें एरिया भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है कि अगर हम यहां से इसको हटा दें, इतना फ्लैंज का हिस्सा इसको काट दें तो ये प्लान में क्या दिखेगा, ये B दिखाई देगा और ये TW। इस तरीके से ये क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पर ये लोड वेब पर ट्रांसफर हो रहा है। ये जो W भार है यहां तक डिस्ट्रीब्यूट होने के पश्चात इस B लंबाई पर और TW मोटाई पर, तो वेब के इस क्षेत्रफल पर ये W भार डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहां से हम ये हिस्सा ले लेंगे तो इस पे सेक्शन बनाए तो भी यही आएगा। तो अब हमको निकालना है वेब का क्षेत्रफल जिस पर बिंदु भार या प्रतिक्रिया, बिंदु भार या प्रतिक्रिया जिस पर कि ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके लिए प्रतिक्रिया का लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एरिया हो गया B इंटू TW, ठीक है। प्रतिक्रिया के लिए ये B इंटू TW। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे, इसके बाद निकालते हैं वेब में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल। वेब में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल, ठीक है। अब इसके लिए बिंदु भार के लिए, बिंदु भार के लिए तो लोड हो गया W और एरिया हो गया B इंटू TW, ठीक है। फार्मूला यही है,
चाहे बिंदु भार हो चाहे रिएक्शन हो, खाली बी की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे W/B1 + 2H2√3 इंटू TW। इसी तरीके से रिएक्शन के लिए, प्रतिक्रिया के लिए यहाँ पर ये फिगर आ जाएगी B1 + H2√3। क्लियर है? तो ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबल है F, जिसको हम कहते हैं, तो F की परमिसिबल वैल्यू क्या है? F की परमिसिबल वैल्यू IS 800 और 1984 के अनुसार इसमें FB यानी बेयरिंग स्ट्रेस की जो परमिसिबल वैल्यू है ये 0.87 FY, कितनी? 0.87 FY ली जाती है। ठीक है, अब इसमें यदि हम मान लिए FY की वैल्यू 250 ले लें तो इसमें लिख देंगे फॉर FY = 250, तो FB = 0.87 into 250, 187.5 Nm²। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है। तो अब ये जो वेब में हमारा उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल है, इसकी जिसकी वैल्यू हमने इस तरीके से कैलकुलेट की है, ये नॉट ग्रेटर देन FB, यानी जो हमारी FB की अनुग्रह वैल्यू है उससे अधिक नहीं आना चाहिए। अगर आती है तो इसका मतलब है कि वेब में विकलांगता जरूर होगी। तो इसमें कोई भी खंड जिसका हम बीम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और वेब क्रिपलिंग में जांच करने के लिए हम इसको इस तरीके से जांच करते हैं। बिल्कुल क्लियर है? तो इसमें ध्यान यही रखना है कि इसमें जो बेयरिंग प्लेट है ये डिजाइन की जाती है। आपको बेयरिंग प्लेट की डिजाइन नहीं करनी है तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें बेयरिंग प्लेट की चौड़ाई आपको पता रहेगी। बेयरिंग प्लेट की चौड़ाई पता होने के पश्चात इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल 30 डिग्री मान लेंगे और इससे इस बी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस बी की वैल्यू कैलकुलेट होने के पश्चात वेब का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, तो ये हो गई इसकी लंबाई वेब की, और इसके बाद में इसकी मोटाई TW से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेब का क्षेत्रफल पता हो गया, लगने वाला भार यहाँ पे W, तो W डिवाइडेड बाई एरिया। रिएक्शन के केस में हम निकालेंगे, यानी प्रतिक्रिया के लिए इसमें लिख देंगे कैपिटल R, यानी रिएक्शन डिवाइडेड बाई B1 + H2√3 इंटू TW। ठीक है, तो इसमें खाली अंतर ये है कि इसमें 2H2 लिखा है और इसमें खाली H2 इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एक ही साइड में रिएक्शन के लिए एक ही साइड में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेब में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल की तुलना अनुग्रह प्रतिबल से करते हैं। वास्तविक प्रतिबल का मान अनुग्रह प्रतिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब आइए वेब बकलिंग में। वेब बकलिंग में ये केस सेम है। ध्यान क्या रखना है, इसमें ये माना जाता है कि बिंदु भार लगने पर, जैसा इसमें बताया गया, ये कंडीशन उत्पन्न होती है बिंदु भार के कारण। तो बिंदु भार अगर हमारी पूरी बीम पे यूडीएल लोड लगा है तो इसका मतलब है उसके रिएक्शन जहां पर होंगे वहां पर बिंदु भार मानते हुए रिएक्शन के बराबर, और वहां पर इसकी जांच करेंगे। तो इसके लिए इसमें कॉलम के इतने हिस्से को, यानी बीम की जो वेब है इतने हिस्से को हम कॉलम के तरीके से मानते हैं कि ये हिस्सा बीम का एक कॉलम की भांति काम करेगा। तो कॉलम में आपने पढ़ा है उसकी स्ट्रेंथ किस पे निर्भर करती है, तनुता अनुपात पर। तो अगर इसका तनुता अनुपात ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि इसमें अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल की वैल्यू कम होगी।
अगर तन्यतानुपात कम है तो ये ज्यादा होगी। तो यानी इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए वेब का क्षेत्रफल जिस पर कि ये लोड आना है और इनटू वेब की अनुज्ञेय संपीड़न सामर्थ्य से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपने कंप्रेशन मेंबर के चैप्टर में तन्यता अनुपात और अनुज्ञेय प्रतिबल की जो टेबल है उससे इसको हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें, इसमें जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 45 डिग्री के एंगल पे होता है। कितने पे? 45 डिग्री पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बिंदु भार के नीचे एवं प्रतिबलों के ऊपर अनुज्ञेय इस, ठीक है, तो इसमें जो बताया कि यहां से ये कॉलम की बात काम करता है। दूसरा, इसमें भार वहन क्षमता अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल के आधार पर निकालते हैं। और तीसरा इसमें है, यदि धरन की वेब के लिए, अगर धरन की वेब जो है जिसको कि विकलांग होना है, तो देखिए विकलांग के शेप क्या बनेगी ये बता देते पहले, फिर आगे इसको बताते हैं। जब इसमें बिंदु भार लग रहा है तो इसमें अगर इसकी सामर्थ्य पर्याप्त नहीं है तो ये शेप इसकी वेब की जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। दिखाई दे रहा? ओरिजिनल शेप इसकी वर्टिकल थी, लेकिन लोड के कारण जो है इसकी जो शेप है ये ओरिजिनल वर्टिकल ना रह करके ये बेंड हो जाती। इसको हम कहते हैं वेब बकलिंग या वेब व्याकुंचन। ठीक है, तो अब हम ये शेप बनती है वेब व्याकुंचन की। कुछ पुस्तकों में ऐसी भी शेप बनाई गई है, ये हमारा फ्लैंज है और वेब कुछ इस तरीके से भी दिखाया गया है। ठीक है, तो व्याकुंचन की कोई भी शेप हो सकती है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये देखना है करना क्या है वेब व्याकुंचन में, जांच के लिए आपको करना क्या है। तो इसका फार्मूला जो है, वेब की जो संपीड़न सामर्थ्य है, वेब की जो संपीड़न सामर्थ्य है, वेब की संपीड़न सामर्थ्य इज इक्वल टू वेब का क्षेत्रफल इंटू अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये बी, ये इसको नहीं लेंगे। इसमें बी कौन सी चौड़ाई ली जाएगी? बी चौड़ाई ली जाएगी यहां से ये दूरी, यानी न्यूट्रल एक्सिस तक, इसको बी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे तो जहां तक ये न्यूट्रल एक्सिस को कट करेंगे ये बी कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें बी इज इक्वल टू कहलाएगी लेंथ ऑफ स्टिफ पोर्शन ऑफ बियरिंग प्लेट, लेंथ ऑफ स्टिफ पोर्शन ऑफ बियरिंग प्लेट मींस B1। ठीक है, प्लस एडिशनल लेंथ गिवन बाई डिस्पर्शन एट, एडिशनल लेंथ गिवन बाई डिस्पर्शन एट 45 डिग्री, 45 डिग्री अप टू न्यूट्रल एक्सिस लेवल। ठीक है, हिंदी में समझ लीजिए कि धारण प्लेट की दृढ़ भाग की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी प्लेट है ये यहाँ तक स्टिफ है, दृढ़ है, तो इसकी लंबाई प्लस आलंब पर भार के ऊपर कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री वितरण कोण लेते हुए उदासीन अक्ष पर अतिरिक्त लंबाई। तो यहां से उदासीन अक्ष पर अतिरिक्त लंबाई कौन सी हो गई? ये।
ये एंगल 45। तो देखो उदासीन अक्ष इसके सेंटर में होगी यहां से, और यहां से बराबर दूरी पे होगी। तो ये दूरी कितनी कहलाएगी, यहां से यहां तक की dy2। तो ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये दूरी भी 45 डिग्री होने की वजह से ये dy2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें देखें वेब का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये हो गया b इंटू TW, क्षेत्रफल हो गया, इंटू FAC, यानी अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल, जो कि तन्यता अनुपात निकालने के पश्चात इसकी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब पहले देखिए b क्या होगा, तो b इक्वल टू किसके लिए, इस भार के लिए B1 यानी जो बेरिंग प्लेट है इसकी चौड़ाई प्लस dy2 इधर के लिए और dy2 इधर के लिए। तो इस तरीके से B1 प्लस B, तो ये चौड़ाई हो जाएगी B बराबर। अगर हम आलंब पे जांच कर रहे हैं तो आलंब के लिए क्या हो जाएगा, B इक्वल टू B1 प्लस dy2। ये आलम की यहां से ये दूरी dy2 45 डिग्री एंगल है, तो ये भी dy2। तो इस तरीके से हमने इसकी चौड़ाई कैलकुलेट कर ली। TW स्टील टेबल से प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है FAC की। तो अब FAC कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया कि जहां पर ये H2 दूरी लेते हैं, H2 दूरी का पॉइंट है, वहां से निचले हिस्से में जो H2 दूरी है, ये इन दोनों पॉइंट यानी जहां पर ये वक्र समाप्त हुआ और वेब बिल्कुल वर्टिकल हो गया, उस दूरी को हम मान लें, चलो ये D1 है। ठीक है, तो ये D1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो D1 की वैल्यू, इसको हटा दे रहे हैं, तो D1 इज इक्वल टू D माइनस 2H2। ठीक है, ये हमारी D1 की वैल्यू निकल आई। अब क्योंकि ये अगर हम स्तंभ के तरीके से मानते हैं, तो स्तंभ के लिए ये हिस्सा जो है फ्लैंज के साथ मजबूती से जकड़ा हुआ है, ना तो ये स्थित में ना ही दिशा में, ये अपनी जगह से नहीं हट सकता। तो हम इसको एज ए फिक्स कॉलम ट्रीट करेंगे, यानी बोथ एंड्स आर फिक्स। तो इसकी प्रभावी लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रभावी लंबाई इज इक्वल टू D1/2। ठीक है, इसमें मत सोचना कि कंप्रेशन मेंबर चैप्टर 15 के लिए 0.65 था। ठीक है, वो एक्सियल लोडेड कॉलम के लिए है। तो इसमें ये D/2, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू जो हमारी हो गई प्रभावी लंबाई। अब हमको निकालना तन्यता अनुपात, तो तन्यता अनुपात क्या हो जाएगा, प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। ये हमारा लैम्डा निकालने का फार्मूला है। तो आपने प्रभावी लंबाई तो निकाल ली, इसको लिख सकते हैं D1 D माइनस 2H2/2। ठीक है, अब आइए परिभ्रमण त्रिज्या निकालने के लिए। परिभ्रमण त्रिज्या के लिए आपने पढ़ा कि R इक्वल टू IXX या IYY में जो मिनिमम हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया और इसका रूट जो न्यूनतम हो। अब ये IXX और IYY कहां से प्राप्त होंगे, तो अगर हम इस खंड को, I खंड को यहां से
कट कर दें तो ये हमारा जो चित्र बनाया था वो यहां से चित्र बन जाएगा ये बी और मान लीजिए यहां तक ये डब्ल्यू। तो इसमें देखिए इसकी कार्ड की दो अक्ष हो गई, एक ये अक्ष और एक ये अक्ष। ठीक है, अगर हम इसका चलो एक्स एक्स की तरीके से मान लें और इसको वाई वाई एक्स मान लें तो इसके लिए आई एक्स एक्स क्या होगा, आई एक्स एक्स होगा बी इंटू टी डब्ल्यू का क्यूब बटे 12 और आई वाई वाई कितना होगा, ये हो जाएगा टी डब्ल्यू इंटू बी क्यूब बटे 12। ठीक है, तो अब इसमें देखो इसमें टी डब्ल्यू का क्यूब है तो बी टी डब्ल्यू इज लेस देन बी और लेस का मतलब बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसी स्थिति में टी डब्ल्यू का क्यूब इंटू बी की वैल्यू इसके तुलना में ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो जब ये वैल्यू इसकी कम होगी तो आई मिनिमम हमारा यही कहलाएगा। ठीक है, तो आई मिनिमम की जगह पे हमने ले लिया बी इंटू टी क्यूब बटे 12। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं बी इंटू टी डब्ल्यू का क्यूब बटे 12। अब इसका डिवाइडेड बाई एरिया, तो एरिया कितना हो गया बी इंटू टी डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमने इनके भाग दे दिया बी इंटू टी डब्ल्यू। तो इस तरीके से देखें बी से बी कैंसिल हो गया, टी डब्ल्यू से एक कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचेगा। अब आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं आर मिनिमम इज इक्वल टू टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई √12। तो √12 की जगह हम ले सकते हैं 2√3। तो देखो आर मिनिमम की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, प्रभावी लंबाई प्राप्त हो गई। तो तन्यता अनुपात लैम्डा इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो डी माइनस 2h2 अपॉन 2 अपॉन आर मिनिमम, तो ये हो गया टी डब्ल्यू और ये हिस्सा पहुंच जाएगा ऊपर 2√3। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये बच गया हमारा d माइनस 2h2 अपॉन टी डब्ल्यू इंटू √3। अब देखिए शॉर्ट में अगर हम याद करना चाहें तो हम देखिए ये वैल्यू है d1 की, ये वैल्यू है d1 की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि तन्यता अनुपात इज इक्वल टू d1 अपॉन टी डब्ल्यू इंटू √3। अगर इतना आप याद रख सकते हैं तो बाकी इस फार्मूले को कैलकुलेट करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से तन्यता अनुपात की वैल्यू आपने ये निकाल ली, एरिया आप निकाल ही चुके थे बी इंटू टी डब्ल्यू से। तो अब हम स्टील जो हमारी टेबल है जिसमें लैम्डा और एफएसी की वैल्यू दी है, तो आपने किस ग्रेड का इस्पात इस्तेमाल किया गया है जो दिया है उस कॉलम में हम एफएसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब एफएसी की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे और एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो वेब की संपीड़न सामर्थ्य, वेब की संपीड़न सामर्थ्य बी इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफएसी से प्राप्त हो गई। तो अब ये हमारी वेब की संपीड़न सामर्थ्य है और ये हमारा लोड डब्ल्यू या रिएक्शन आर है। तो डब्ल्यू और आर की वैल्यू इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर डब्ल्यू इज ग्रेटर देन बी इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफएसी तो हम कहेंगे कि हमारा जो बीम है ये वेब व्याकुंचन में, इन वेब बकलिंग में ये फेल हो जाएगी। इसी तरीके से आर इज नॉट ग्रेटर देन बी इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफएसी। तो ये इसकी बेसिक थ्योरी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।
तो अब इसको कैसे जांच करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए। चेक द बीम सेक्शन ISWB एक सेक्शन है जिसकी पार्ट है ISWB 600 एट द वेट ऑफ 1.451 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी एक ISW 600 खंड को धरन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो चेक द बीम सेक्शन ISW 600 एट द वेट ऑफ 1.451 किलो न्यूटन पर मीटर अगेंस्ट बैब क्रिपलिंग एंड बैब बकलिंग। तो इसकी आपको बैब क्रिपलिंग और बैब बकलिंग में जांच करनी है। यदि रिएक्शन एट एंड ऑफ बीम, यानी रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है 179.6 किलो न्यूटन, यानी जो भी इस पर भार आ रहे होंगे उनके कारण इन्होंने कहा कि सपोर्ट पर रिएक्शन जो है 179.6 किलो न्यूटन है, और लेंथ ऑफ बियरिंग प्लेट यानी B1 इज इक्वल टू 120 mm। तो इतना क्वेश्चन दे रखा है, इसके आधार पर आपको बैब क्रिपलिंग और बैब बकलिंग में जांच करनी। तो अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि स्टील टेबल से इस खड्ड का जो हमको आवश्यक प्रॉपर्टी है उनको नोट करेंगे। तो आवश्यक प्रॉपर्टी में क्या क्या बताया गया था? थिकनेस ऑफ वेब, जिसको हम कहते हैं TWD, ठीक है, और दूसरा रिमोट फाइबर ऑफ रूट फिल्टर यानी कि H2, और तीसरी डेप्थ। तो डेप्थ चूंकि 600 mm है, यही हमारी डेप्थ हो गई 600 mm। अब H2 की वैल्यू देखें और TW की वैल्यू देखें, तो हमने जो वैल्यू नोट की है, TW की वैल्यू है 11.8 mm, 11.8 mm, और H2 की वैल्यू जो है वो है 46.05 mm। ये तीनों चीजें हमने स्टील टेबल से नोट कर ली। अब शुरुआत करते हैं चेक फॉर बैब क्रिपलिंग। चेक फॉर बैब क्रिपलिंग। अब बैब क्रिपलिंग का फार्मूला आपको अगर याद है तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे बी की वैल्यू। अब देखिए कहां पे ये क्या दे रखा है? रिएक्शन। जब रिएक्शन दे रखा है तो रिएक्शन पर इसकी चौड़ाई कितनी थी? B1 प्लस H2√3, ये चौड़ाई थी। अब इफेक्टिव एरिया हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? बाद में इसको TW से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से B1 की वैल्यू दे रखी है 120, H2 की वैल्यू 46.05 और √3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 199.76 mm, ठीक है। तो अब आलंब पर धारण प्रतिबल, आलंब पर धारण प्रतिबल
इज इक्वल टू प्रतिक्रिया बल बटे बी इंटू टी डब्ल्यू। तो प्रतिक्रिया बल कितना है? 179.6 न्यूटन में है। तो हम चाहे तो इसको किलो न्यूटन बना लें, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 199.76 इंटू 11.8 इंटू 11.8। इसको जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी 76.19 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब देखें कि जो हमारे जो धारण प्रतिबल है उसकी हमने परमिसिबल वैल्यू कितनी बताई थी? परमिसिबल वैल्यू ऑफ बियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.87 F/। ठीक है, अगर हम F/y की वैल्यू 250 मान लें, 250 ले लें, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0.87 इंटू 250। कितनी आ गई हल करने पे? हल करके देख लीजिए, ये वैल्यू 187 यानी 250 इंटू 0.87। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 217.5। ठीक है, 217.5। तो इस तरीके से तो हम इसमें देखेंगे इसकी वैल्यू इज लेस देन 0.87 F/। चाहो ऐसी सीधे लिख दिए, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। तो हम कह सकते हैं ये सेक्शन बैब क्रिपलिंग के प्रति सुरक्षित है। ठीक है, अब इसकी जांच करनी है बैब बकलिंग में। ठीक है, तो चेक फॉर बैब बकलिंग। ठीक है, तो चेक फॉर बैक बकलिंग के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो देखें इसमें प्रतिक्रिया की वैल्यू। इसमें बकलिंग के लिए क्या बताया था जांच करने के लिए? कि प्रतिक्रिया का मान जो बैब की संपीड़न सामर्थ्य है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी R इज नॉट ग्रेटर देन B इंटू TW इंटू FAC। बस ये इसकी जांच है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसके लिए तुम्हें बी की जरूरत है और FAC की जरूरत है। तो सबसे पहले बी इक्वल टू, अब देखिए कहां पर निकाल रहे हैं? सपोर्ट पर। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंगल कितना माना था? 45 डिग्री। तो बी इक्वल टू B1 प्लस BY। तो B1 की वैल्यू 120, B की वैल्यू 600 डिवाइडेड बाई, तो ये हो गई 420 mm। ये बी की वैल्यू हो गई। TW दे रखा है, तो अब हमको निकालना है FAC। तो FAC के लिए आपको जरूरत किसकी है? सिलेंडरनेस रेशियो की। तो अभी आपको बताया था सिलेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू B1 अपॉन TW और √3। तो अब इसमें D1 की वैल्यू D1 इज इक्वल टू D माइनस 2S2। बहुत आसान है कैलकुलेट करना। D माइनस 2S2, तो D कितना है? 600 इंटू 2 इंटू
46.05। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 507.9 mm। ये D1 की वैल्यू हमको प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसके बाद में लैम्डा इज इक्वल टू 507.9 अपॉन TW 11.8 इंटू √3। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी ये प्राप्त हो गई। लैम्डा इज इक्वल टू 74.55। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू निकल आई। अब करना क्या है, अब आप अनुज्ञेय प्रतिबल वाली तालिका में जाइए। अनुज्ञेय प्रतिबल वाली तालिका में हम जाएंगे तो क्या देखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू 75 यानी 74.55 इसके लिए आपको नहीं मिलेगी। ये किसके बीच में आता है, 70 और 80 के बीच में। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 70 मान लीजिए और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 80। अब एफ बाई 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर वाले कॉलम में FAC1 और FAC2 की वैल्यू नोट करें। तो देखिए F बाई 250 के लिए लैम्डा बराबर 70 के लिए ये वैल्यू होती है 112 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 80 के लिए होती है 101 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको जो पिछला फार्मूला बताया था इंटरपोलेशन करने के लिए, ठीक है, हमको वैल्यू कितनी निकालनी लैम्डा की 74.55 के लिए। तो इसके लिए FAC इज इक्वल टू FAC1 प्लस FAC2 माइनस FAC1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा 1। ये आपने जब कंप्रेशन मेंबर का चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको ये फार्मूला बताया गया था। ठीक है, तो अब आप इसमें देखें FAC1 यानी 112 प्लस FAC2 101 माइनस 112 डिवाइडेड बाई 80 माइनस इंटू 74.55 माइनस 70। तो इसको हल करें 112। अब देखिए ये ज्यादा है तो माइनस का 11 आ गया बटे 10 इंटू 4.55। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको जो प्राप्त हो जाएगी ये वैल्यू निकलेगी 107 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से FAC की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपको जो फार्मूला क्या था, B इंटू TW इंटू FAC। तो देखिए, तो वेव की सामर्थ्य इज इक्वल टू BTW इंटू FAC और B की वैल्यू 420 11.8 इंटू 107। तो ये आ गई न्यूटन में। इसको किलो न्यूटन में बनाए तो 1000 से ये डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 530.29 530.29 किलो न्यूटन। यानी वेव की जो संपीड़न सामर्थ्य है वो आलम पर इतने किलो न्यूटन की है और रिएक्शन कितनी आ रही है, रिएक्शन लिखी थी 179। तो इज ग्रेटर देन
179.6 किलो न्यूटन। ठीक है, इसकी वैल्यू जो रिएक्शन है उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये बैब बकलिंग के प्रति भी सुरक्षित है। तो इस तरीके से हम जो हमारी बीम है, बीम में कितनी जांच बताएंगे थे? पहली बेंडिंग स्ट्रेस में, दूसरी शियर स्ट्रेस में, तीसरी जांच डिफ्लेक्शन में, चौथी बैब क्रिपलिंग और पांचवी बैब बकलिंग। तो इस तरीके से कोई भी धरन जब हम डिजाइन करते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए 5 जांच बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु बैब क्रिपलिंग और बैब बकलिंग में हम तब तक जांच नहीं करते हैं जब तक कि क्वेश्चन में ये स्वयं ना कहा जाए। अगर नहीं कहते हैं तो हम जो प्रारंभ की 3 जांच है उसमें जांच करते हुए खंड के सुरक्षिता के प्रति चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारी ख्याल से आप लोगों को उम्मीद है ये ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अब आप इसके संबंधित जितने न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टर्न पर आपको स्टील बीम की डिजाइन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।